गुड मॉर्निंग क्लास 11C। चिल्ड्रन, आज मैंने क्लास में फ्री ऑसिलेशन, नेचुरल फ्रिक्वेंसी, अनडैम्ड ऑसिलेशन, ये कुछ हेडिंग्स देखी थी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, फ्री ऑसिलेशन क्या होता है, ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, इसलिए इसको समझ लीजिए जल्दी से। अगर हम किसी बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें और वहाँ से उसको रिलीज़ कर दें, तो वो अपनी जिस नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा होगा उसको हम लोग उसका फ्री ऑसिलेशन या फ्री वाइब्रेशन कहते हैं। फ्री वाइब्रेशन में हम लोग डिसिपेटिव फोर्सेस जैसे रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, इन सबको निगलेक्ट कर देते हैं। तो यही मैंने डेफिनेशन में लिखी हुई है कि व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट्स, when a body which can vibrate is slightly displaced from its equilibrium position and released, then body starts vibrating about its mean position due to the restoring force. इसमें कंडीशन ये है कि डिसिपेटिव फोर्सेस प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, रेसिस्टिव फोर्सेस नहीं होने चाहिए, तब बॉडी जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी उसको हम लोग उसका फ्री वाइब्रेशन कहते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? When a body which can vibrate is slightly displaced from its equilibrium position and left free, अगर हम बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज कर दें तो वो जिस फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही होगी उस फ्रिक्वेंसी को उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है वो बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, यानी वो इलास्टिक बॉडी है या नहीं है, यानी उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। फिर नेक्स्ट है अनडैम्ड ऑसिलेशन। अनडैम्ड ऑसिलेशन मतलब अगर हम लोग डिसिपेटिव फोर्सेस को हटा दें, रेसिस्टिव फोर्सेस को हटा दें, तो बॉडी को जब हम स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन और रिलीज कर देंगे तो वो इनफाइनाइट टाइम तक सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करती रहेगी और उसकी एनर्जी कुछ भी लॉस नहीं होगी, क्योंकि लॉस होती है डिसिपेटिव फोर्सेस की वजह से। तो मैंने यहाँ दिखा रखा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से जब बॉडी को रिलीज़ किया तो उसका एम्पलीट्यूड नहीं डिक्रीज़ हो रहा है, वो कंटिन्यूसली सेम एम्पलीट्यूड पे ही वाइब्रेट कर रही है अब इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है। और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। अगर टाइम और एम्पलीट्यूड के बीच में ग्राफ बनाए तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, एनर्जी भी लॉस नहीं होगी, यानी एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, तो टाइम और एनर्जी के बीच का ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। इस समय जो ऑसिलेशन होता है उसको अनडैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अनडैम्ड मीन्स विदाउट एनी एनर्जी लॉस। विदाउट एनी एनर्जी लॉस जब ऑसिलेशन होता है तो उसको हम लोग अनडैम्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। अनडैम्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है, एनर्जी भी कांस्टेंट रहता है और बॉडी इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करती रहती है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है डैम्पिंग। अगर सपोज कर लीजिए कि डिसिपेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है, डिसिपेटिव फोर्सेस अगर प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा? शुरू में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और कंटिन्यूसली एम्पलीट्यूड घटता चला जाएगा और फाइनली बॉडी रुक जाएगी। तो अगर कोई बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है और डिसिपेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है या विस्कस फोर्स है, तो ऑसिलेटिंग बॉडी को इन डिसिपेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ता है, जिससे उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली लॉस होती रहती है और एनर्जी लॉस होने से उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो होती है हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। जब एनर्जी डिक्रीज करेगी डिसिपेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करने में, तो बॉडी का ऑसिलेटिंग बॉडी का या वाइब्रेटिंग बॉडी की एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया है उसमें एम्पलीट्यूड मैंने कंटिन्यूसली डिक्रीज होते हुए दिखाया है, क्योंकि डिसिपेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट ऑसिलेटिंग बॉडी को या वाइब्रेटिंग बॉडी को कुछ वर्क करना पड़ता है और जब पूरी एनर्जी लॉस हो जाती है तो बॉडी रुक जाता है। इस तरह के जो वाइब्रेशन होते हैं उनको हम लोग डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हैं और एम्पलीट्यूड का डिक्रीज करना डैम्पिंग कहलाता है, ठीक है। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस स्लोली एंड फाइनली इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, देन डिके ऑफ द एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड डैम्पिंग। और इस तरह का जो वाइब्रेशन होता है उसको हम लोग डैम्प्ड वाइब्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है मेंटेन्ड ऑसिलेशन या मेंटेन्ड वाइब्रेशन। अगर किसी बॉडी का एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है,
अगर किसी बॉडी का एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है ऑसिलेटिंग बॉडी का, और हम चाहते हैं कि वो डिक्रीज ना हो, तो हमको बाहर से कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। जब हम बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो जितना उसकी एनर्जी लॉस हुई होती है उतनी एनर्जी जब हम बाहर से प्रोवाइड कर देते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑसिलेशन की तरह वो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से, एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से फिर वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो इस तरह के वाइब्रेशंस को हम लोग मेंटेन्ड वाइब्रेशन कहते हैं। मेंटेन्ड वाइब्रेशन में हमें वाइब्रेटिंग बॉडी को बाहर से कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो मेंटेन्ड वाइब्रेशन की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसको मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिख रखा है कि बॉडी वाइब्रेट विथ इट नेचुरल फ्रीक्वेंसी हैविंग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी, जैसे फ्री ऑसिलेशन में होता था या अनडैम्ड ऑसिलेशन में होता था। उसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम बाहर से इसको फोर्स अप्लाई करके एनर्जी प्रोवाइड करते जा रहे हैं। ठीक है, जो हम बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि पीरियोडिक हो, नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है सेम टाइम पे आप अप्लाई करें। ठीक है, डिफरेंट टाइम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि उसके वाइब्रेशन को मेंटेन रखे। वो जितनी एम्पलीट्यूड, जितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा था, वो अभी भी उतनी फ्रीक्वेंसी से और एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता रहे। फिर चलिए नेक्स्ट हेडिंग है फोर्स्ड वाइब्रेशन। चिल्ड्रन, फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है? अगर कोई फ्रीली ऑसिलेटिंग बॉडी है और उस पर हम अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और बॉडी अपनी फ्रीक्वेंसी से ना वाइब्रेट करके जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी से अगर वाइब्रेट कर रही है, तब इस तरह के वाइब्रेशन को हम लोग फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ मैंने डायग्राम दिखा रखा है, दो सिंपल पेंडुलम दिखा रखे हैं। एक पेंडुलम ए है, एक पेंडुलम बी है। पहले वाले की लेंथ एल ए मैंने सपोज कर ली है, दूसरे की लेंथ एल बी। तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ रखा है 1/2π√G/L। ठीक है, और अगर मैं केवल ए वाले को वाइब्रेट कराऊँ, तो जब ए वाला अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्री ऑसिलेशन कर रहा होगा, तो जो पी क्यू वायर है इससे जो है वाइब्रेशन जो है बी तक पहुंच जाएगा और फिर बी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। बी पे हमने कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया है, लेकिन ए के ऑसिलेशन से क्या होता है कि जो वाइब्रेशन होगा वो इस वायर के थ्रू बी पे पहुंच जाएगा और बी भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। और बी अपनी फ्रीक्वेंसी से नहीं, आप देखेंगे तो कुछ समय के बाद ए और बी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई होगी। तो ए ने जो फोर्स अप्लाई किया है उसकी वजह से बी की फ्रीक्वेंसी वही हो गई है जो ए की थी। ठीक है ना, इस तरह के वाइब्रेशन को हम लोग फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये थ्योरी मैंने लिख दी है, इसको आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। फिर रेजोनेंस क्या होता है? अगर किसी फ्रीली ऑसिलेटिंग बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो फोर्स ऑसिलेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, यानी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी के अगर बराबर हो जाती है, तो फ्रीली ऑसिलेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड सडनली इंक्रीज कर जाता है। इस तरह का जो वाइब्रेशन होता है उसको रेजोनेंट वाइब्रेशन बोलते हैं, और जो ये फिनोमेना है उसको रेजोनेंस बोला जाता है। तो मैं एक बार रीड कर दूं कि व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर फ्रीली ऑसिलेटिंग बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है और पीरियोडिक फोर्स जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करा रहा था, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए या उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, तो फ्रीली ऑसिलेटिंग बॉडी की एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है। इसको हम लोग रेजोनेंट वाइब्रेशन बोलते हैं, और जो ये फिनोमेना है उसको रेजोनेंस बोला जाता है। रेजोनेंस भी फोर्स्ड ऑसिलेशन का या फोर्स्ड वाइब्रेशन का एक स्पेशल केस है। ठीक है, और रेजोनेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स बुक में दिए हुए हैं, उसको आपको रीड करना है, जिसमें मैकेनिकल रेजोनेंस है, साउंड रेजोनेंस है एंड इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है। और इनकी डेफिनेशंस हम लोगों को नहीं पढ़नी है, मैकेनिकल, साउंड और इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की, लेकिन हाँ उसके एग्जाम्पल्स आप लोगों को देखने हैं।